हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएल जी में 4 नवंबर 2023 की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों में उत्तर कुंजी वालों की नियुक्ति जल्दी होगी प्रोसीड, स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से बड़ी अपडेट, वहीं 6800 लिस्ट रिविजिट पर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आज हो सकता है जारी। वहीं बीपीएससी टीआरई 1.0 में चयनित ईवार के ऐसे कैंडिडेट की नियुक्ति होगी रद्द। किन कैंडिडेट की नियुक्ति होगी रद्द, जानेंगे विस्तार से। वहीं ओपीएस पर हाईकोर्ट के आदेश से 60 से 70 हज़ार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। और सीटेट 2024 के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू। और किन परिवर्तनों के साथ इस बार ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है, तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल शाम को सीटेट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो है 3/11/2023 यानी फ्राइडे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/11/2023 है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग 23/11/2023 ही रखी गई है। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी बाई द बैंक ये 28/11/2023 तक हो सकता है। और ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पार्टिकुलर्स अपलोडेड बाई द कैंडिडेट्स, तो ये 28/11/2023 तक किए जा सकते हैं। और साथियों, आप सभी को बता दें, इस बार की जो सीटेट एग्जाम होने वाला है उसमें सीबीएसई की तरफ से थोड़ा सा चेंज किया गया है। और ये चेंज जो है वो नकल को रोकने के लिए प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है। और आपको बता दें, एडमिट कार्ड जो हैं वो निकल कर आएंगे 2 दिन पहले, जो आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले। और ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराएगा सीबीएसई सीटेट का। और 21/1/2024 संडे को एग्जाम पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो बाई द एंड ऑफ फरवरी 2024 यानी फरवरी के अंत तक रिजल्ट भी इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। इस बार जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो ये है कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपरों का आयोजन कराता है। पेपर फर्स्ट जो होता है प्राथमिक स्तर के लिए होता है और पेपर सेकंड जो होता है वो जूनियर स्तर के लिए होता है। इस बार आप सभी को बता दें, पेपर सेकंड जो है वो फर्स्ट मीटिंग में होगा और पेपर फर्स्ट जो है वो सेकंड मीटिंग में होगा। ये बड़ा परिवर्तन सीबीएसई की तरफ से किया गया है। अब आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक स्तर का सीटेट फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आ रहे हैं भरने के लिए, लेकिन आपको भरना नहीं, क्योंकि आप सभी को बता दें आपको एलिजिबल नहीं माना गया प्राथमिक स्तर से में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। और जो पूर्व के सीटेट के सर्टिफिकेट थे प्राथमिक स्तर के, उनको सीबीएसई की तरफ से हटा दिया गया। तो आप सभी लोग अपना समय और पैसा प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए बर्बाद ना करें, आप पेपर 2 के लिए ही अप्लाई करें। ये एक मेरा सजेशन है आप सभी साथियों के लिए। तो ये थी सीटेट नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, फीस सबमिशन, एग्जाम डेट और परिवर्तन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही। शिक्षकों की समस्याओं पर प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सन्मुगा सुंदरम से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। इस दौरान 24 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के शिक्षकों की बहुत दिनों से समस्याएं लंबित हैं, इन पर विभाग के उच्चाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में एक बार पुनः संगठन के मांग पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया है, जिस पर उन्होंने अतिशीघ्र निस्तारित किए जाने का आश्वासन भी दिया है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी तारीख पर तारीख, सीजीआई बहुत हुई सख्त। खबर जानते हैं विस्तार से। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों से जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख वाला कोर्ट बने। उन्होंने वकीलों द्वारा बड़े पैमाने पर स्थगन आदेश के आग्रह के आंकड़ों का जिक्र करते हुए यह बात कही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी
परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही वकीलों द्वारा बड़े पैमाने पर मामले की सुनवाई स्थगित करने के आग्रह का मुद्दा उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछले 2 महीनों में वकीलों ने 3688 मामलों में सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा बेहद जरूरी होने तक अनुरोध न करें। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों से आग्रह किया जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक कृपया स्थगन का अनुरोध नहीं करें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाला कोर्ट बने या अदालतों के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। मैं बार के सदस्यों से एक अनुरोध करता हूं कि अनावश्यक मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह नहीं करें। CGY चंद्रचूड़ ने कहा कि बार एसोसिएशन की मदद से सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किए जाने के बाद नए मामलों को सूचीबद्ध करने में समय का अंतर काफी कम हो गया है। वहीं सितंबर से 2361 मामलों में जल्द सुनवाई का अनुरोध। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 178 मामलों की सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध की पर्चियां हैं। इसी तरह 1 और 3 सितंबर तक प्रति विविध दिन औसत 154 स्थगन आदेश की पर्चियां दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा कि इसके उल्टा सितंबर 2023 से अब तक 2361 मामलों का उल्लेख शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है, जो कि हर दिन औसतन 59 मामले हैं। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख वाला मैटर है उसको लेकर के CGI बहुत सख्त नजर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बार एसोसिएशन के सहयोग से आने वाले समय में इस तरीके के स्थगन आदेश नहीं लगाए जाएंगे वकीलों की तरफ से और जितने भी मुद्दे हैं उन पर यथाशीघ्र सुनवाई की जाएगी। तो ये इस तरीके से DY चंद्रचूड़ जी की तरफ से एक सकारात्मक कदम है और इससे कोर्ट और वादी प्रतिवादी दोनों का समय बचेगा मुकदमों में। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। निजी कंपनियों को ट्रांसफर किए थे 80 करोड़ से अधिक। शासन ने पेंशन घोटाले की जांच का दिया है आदेश। प्रयागराज में वित्तीय अनियमितता पर शासन ने की सख्ती। शिक्षा निदेशक ने DD और लेखाधिकार को सौंपी जांच। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के 80 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बिना उनकी सहमति के निजी कंपनियों के खाते में निवेशित करने को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। आपके अपने समाचार पत्र हिंदुस्तान ने 24 अक्टूबर के अंक में इस घोटाले का निजी कंपनियों में शिक्षकों की पेंशन की रकम लगाई शीर्षक से पद इस घोटाले का खुलासा किया था। इसका संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को जांच का आदेश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक RN विश्वकर्मा और DIOS कार्यालय के वित्तीय एवं लेखाधिकारी से जांच करते हुए निजी कंपनियों में धन राशि निवेशित करने के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए जांच का आख्या 7 नवंबर तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा गया है कि संबंधित शिक्षक के वेतन से NPS की कटौती को प्रतिमाह उनके प्राण खाते में निवेशित करने की सूचना भी 7 नवंबर तक उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि हिंदुस्तान ने शिक्षक मांगे हिसाब श्रृंखला के तहत DIS कार्यालय के स्तर पर बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले को उजागर किया है, जिसके बाद शासन स्तर पर मामला संज्ञान में लिया गया और जांच के आदेश दिए गए। इस मामले में DIS कार्यालय का लिपिक आलोक गुप्ता पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब देखना होगा आगे किन किन अधिकारियों पर गिरती है इस घोटाले की गाज। अब मूव करते अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्माता नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव को हर संभव बनाने का प्रयास सभी राज्य सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले से 60 से 70 हजार कार्मिकों में जगी पुरानी पेंशन की आस। क्या है खबर, जरा जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन का हकदार बताने से उत्तर प्रदेश के 60 से 70 हजार कार्मिकों को और शिक्षकों में आस लगी है। वह इसी तरह के आधारों पर काफी समय से पुरानी पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प दे चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन का हकदार बताया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय सिविल सेवा नियम के तहत उन कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में आने का विकल्प प्रदान किया था, जिनकी भर्ती विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले निकाला गया था। ऐसे कार्मिकों को 31 अगस्त तक किसी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने यहाँ 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की है, जबकि यूपी में 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए OPS बंद करके NPS लागू की गई थी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश निर्गत किया है उससे आपको बता दें 60 से 70 हजार कार्मिकों को OPS का लाभ मिलने की आस नजर आने लगी है। अब मूव करते हैं OPS से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद दूसरी प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं BPSC TRE 2.0 के विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आज की ही खबर है दोस्तों,
और 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज आएगी वैकेंसी। बीपीएससी ने दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से लेने की सूचना दी थी। आयोग के मुताबिक अधिसूचना तैयार है। शिक्षा विभाग से शनिवार को हरी झंडी मिल सकती है। द्वितीय चरण में कक्षा 6 से 12 तक 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में खाली रहे 50,000 पद भी इसमें जोड़े जा सकते हैं और ऐसे में 1,20,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आज जारी किया जा सकता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इन खबरों को, शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज जारी हो सकती है। तो ये सारी चीजें वहां से, और 1,20,000 पदों पर आपको बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने से चूक गए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है और इसमें भी सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो ये सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि 6 से 12 तक के लिए बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है। और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से एक और बड़ा जो है शिक्षक भर्ती का प्लान तैयार कर लिया गया है और उसकी अधिसूचना आज आप सभी को देखने को मिल सकती है। जैसे इसकी ऑफिशियल अधिसूचना आएगी आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 में चयनित यूआर की नियुक्ति रद्द होगी। कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी बीपीएससी टीआरई 1.0 में नियुक्ति जो है वो रद्द की जाएगी। तो साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले भी वीडियोस के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में बीटेट के साथ साथ सीटेट को भी एलिजिबल माना गया था। लेकिन मैंने उस समय कहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो बिहार जब जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें यूआर में काउंट किया जाएगा और यूआर कैंडिडेट के लिए सीटेट जो है 60% यानी 90 मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाइंग होने चाहिए। लेकिन उस समय कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट करते हुए कहा था कि सर हमारे 82 हैं, 83 हैं, 85 हैं और हमारा तो फार्म सबमिट हो गया। तो साथियों फार्म सबमिट हो गया था, लेकिन अब आप सभी को बता दें यहाँ पर क्लेरिफिकेशन निकलकर सामने आ चुका है और आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट से आए हैं उन्हें यूआर में काउंट किया गया है और उनकी सीटेट में अगर 90 से कम नंबर है तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो प्रोसेस उन्होंने अभी तक अपनाया है उसे रद्द किया जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण अपडेट को देख सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जनरल कैंडिडेट को सीटेट में 90 नंबर से ऊपर लाना जरूरी है। इस प्रकार अब बहुत से यूआरएफ 82+ मानकर पास हो गई, यानी अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट जो 82 मानकर पास हो गई और ट्रेनिंग में चली गई हैं, अब उनकी घर वापसी होगी, यानी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये जानकारी जो है जिसका उपयोग करते हुए इन लोगों ने फॉर्म भरा था वो चीज़ें यहाँ पर सारी निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि यहाँ पर जो है अब आप सभी को कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यही जानकारी मैं बहुत पहले से आप सभी के साथ शेयर करता चला आ रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग ने कहा नहीं 82+, 83+ है, हमारा माना जाएगा, हम यूआर हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं। लेकिन अब साथियों वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और इससे जुड़ी हुई एक और अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये खबर देख सकते हैं आप सब लोग, ब्रेकिंग न्यूज, करेक्शन अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, सीटेट मार्क्स कंफ्यूजन, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 82+ वालों को नहीं माना जाएगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सभी को 90 मार्क्स पे ही जो है एलिजिबल माना जाएगा। जून में ही एक नोटिस निकालकर बिहार में बताया गया था कि यूआर गर्ल्स का सीटेट क्वालिफाइंग 55% अर्थात 82 नंबर रहेगा। जो महिला अभ्यर्थी यूपी या अन्य राज्य की हैं वह भी यूआर गर्ल्स की हुई तो उस हिसाब से उनका भी सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स 82 होना चाहिए था। लेकिन जो लिस्ट ऊपर है उसमें अन्य राज्यों की 86 से 89 वाली गर्ल्स को बाहर कर दिया गया है, अर्थात 90 नंबर सीटेट में भी अनिवार्य कर दिए गए। यहाँ विरोधाभास है। खैर वर्तमान परिस्थितियों में सीटेट में 90 सभी के होने चाहिए, गर्ल हो या बॉय। अन्य राज्य की महिलाओं का यह सीटेट में 90 नंबर से कम है तो वह बिहार में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें बिहार में किसी प्रकार का आरक्षण दे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए थे, जहाँ पर जो है सीटेट के मार्क्स को लेकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी। तो देखना ये होगा क्या बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित 90 से कम नंबर वाली अदर स्टेट और यूआर फीमेल्स को बाहर किया जाएगा या बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक भर्ती में ही 90+ मार्क्स का फंडा जो है वो स्वीकार किया जाएगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आगे होगी आप सभी को इसके बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसी के अनुरूप आप सभी ने जो है फार्म भरा था और नौकरी प्राप्त की है। अब देखना ये होगा क्या बिहार सरकार
आप सभी को राहत देगी या बीपीएससी तैयारी 1.6 भर्ती से करेगी बाहर। जो भी अपडेट होगी आगे आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मूव कर लेते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण हो या 6800 चयन सूची हो या आरक्षण विसंगति हो, सभी मामलों का निस्तारण अभी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं, आंसर की प्रकरण मामले में लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट काफी सख्त नजर आया था पिछली कंटेम्प्ट याचिका सुरंगमा शुक्ला वाली जो थी उस पर सुनवाई के दौरान, और सरकार से 20 नवंबर तक इस मामले के संपूर्ण समाधान की बात कही गई थी कोर्ट की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका जो है वो लगाई जाएगी और उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। इसी बीच आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी जो हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले और 1 अंक से वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बात की। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से मुलाकात की। अभ्यर्थियों को महानिदेशक ने मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए लिखित आदेश जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि शैक्षिक परिभाषा के एक सवाल गलत पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के आधार पर कोर्ट में आए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक विभाग इस पर ठोस निर्णय नहीं ले सका है। इससे अभ्यर्थियों ने नाराजगी बढ़ रही। उन्होंने महानिदेशक से जल्द इस मामले में ठोस निर्णय लेने की मांग की और कहा कि हमें नियुक्ति के संबंध में जो है वो लिखित आदेश जारी किया जाए और हम लोगों की नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये लोग लगभग 90 दिनों से इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या 20 नवंबर तक इन सभी की नियुक्ति को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कोई विस्तृत रिटर्न आदेश जारी करेगा या फिर 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई में एक बार डेट लेकर के भागते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने सख्ती दिखाई है तो अब ज्यादा दिनों तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश डेट लेकर भागता नजर नहीं आएगा, वरना इसके आला अधिकारी खुद कोर्ट के पचड़े में फंसते नजर आएंगे। तो ये थी आंसर के प्रकरण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। हम मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से भी अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के साथ साथ पोस्टर अभियान भी इनका जारी है और मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों से मुलाकातों का क्रम भी जारी है। सभी लोग सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन एक सबसे जो बुरी बात है 6800 वालों के लिए वो ये है कि जब जब संपूर्ण 6800 के लिए कुछ भी सकारात्मक होने वाला होता है तो लिस्ट रिविजिट करवाने का प्रयास काफ़ी तेज कर दिया जाता है कुछ साथियों के द्वारा। और कुछ साथी ये चाहते हैं कि लिस्ट रिविजिट हो जाए और लिस्ट रिविजिट में जितने लोग आ जाएं 1000, 1500, 2000 उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग पूरी कर दे और संपूर्ण 6800 हो या ना हो अपना भला हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जब संगठित रूप से संपूर्ण 6800 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है तो लिस्ट रिविजिट प्रोसेस में केवल आधे अधूरे सपने को लेकर के हम लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। हमें संपूर्ण 6800 के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और आपको बता दें, लिस्ट रिविजिट अगर बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं की है तो आप सभी लोगों के मुलाकातों से लिस्ट रिविजिट इतनी जल्दी वो अपनाने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के द्वारा ही अब जो डीबी में मैटर लगा है और उससे जो फाइनल आदेश निर्गत होगा बेसिक शिक्षा विभाग उसी को लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन संपूर्ण 6800 की नियुक्ति अगर होती है तो एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बात होगी और इसके लिए हम सभी को पहला प्रयास कोर्ट में होना चाहिए। वहां से अगर हम एटीआरए मुद्दे को जीतते हैं तो संपूर्ण 6800 होगा और अगर संपूर्ण 6800 हम नहीं चाहते हैं तो लिस्ट रिविजिट कराने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाया जाए और वहां से जो है लिस्ट रिविजिट का प्रोसेस अपनाते हुए जितने कैंडिडेट को नियुक्ति मिल सकती है उतने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये आपस में ही विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि कुछ कैंडिडेट संपूर्ण 6800 की नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ लिस्ट रिविजिट कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों के पास जब हम बार बार दो मुद्दों को लेकर के जाएंगे एक ही समस्या से जुड़े हुए तो अधिकारी भी समझ जाता है कि इनमें एकजुटता का अभाव है और ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग हम लोगों में वही फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। आप सभी को बता दें, लिस्ट रिविजिट होने के बाद भी आप सभी की नियुक्ति कोर्ट के अधीन ही रहेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर के अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करके 20 नवंबर की जो कोर्ट सुनवाई लगी हुई है वहां पर आप सभी को बता दें आंसर के प्रकरण मामले से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और आप सभी लोग भी एक सकारात्मक दबाव बना सकें और
वहां पर अगर एजी महोदय की उपस्थिति होती कोर्ट सुनवाई में तो मामला आप सभी का निस्तारित हो सकता है, और उसके बाद भी आपको बता दें लिस्ट रिविजिट वालों की भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। अदरवाइज आप सभी लोग लिस्ट रिविजिट वाले की भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी आरक्षण विसंगति मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में लिस्ट रिविजिट हो जाने के बाद भी आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप सभी को जैसा उचित लग रहा है आप सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। फिर भी एक बात कहना चाहेंगे कि संपूर्ण 6800 चयन सूची के अभ्यर्थी अगर एकजुट होकर के प्रयास करें तो उनकी नियुक्ति में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि चुनावी माहौल है और लगातार अगर सकारात्मक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहेगा तो मामला निस्तारण की ओर जा सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले ही ये लिस्ट आई थी और चुनाव से पहले ही इसका समाधान खोजा जा सकता है। हालांकि आप सभी को बता दें लखनऊ में धारा 144 लग चुकी है। धरना प्रदर्शन जो बड़े स्तर पर किया जा सकता था उस पर पूरी तरीके से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आप सभी लोगों के भविष्य के साथ अहित करता हो। लेकिन 10-5 लोग एक साथ मिलकर के तो मंत्री, नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। कोर्ट में अच्छी पैरवी के लिए दबाव बनाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों अब जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, क्योंकि लिस्ट रिविजिट होने के बाद भी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी होने वाली है। तो ऐसे में संपूर्ण 6800 के लिए अगर प्रयास किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप सभी लोग अगर अपना अपना हित देखते हैं तो लिस्ट रिविजिट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।